बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट की थी और स्कैफोल्ड अपडेट को यूज़ किए बगैर की थी ताकि हमें कोड लिखने का और समझने का तरीका आ जाए। इसमें हमने एडिट भी कर दिया था, डिलीट इमेज भी कर दिया था और डिलीट प्रोडक्ट गलबन रह गई थी। अब हम प्रोडक्ट को डिलीट भी कर लेते हैं और फिर क्लाइंट साइड पे जाते हैं। फिर हमारा jQuery का टॉपिक है और Vue.js भी इसमें इंक्लूड करूँगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हम क्लाइंट साइड पे जाके पढ़ेंगे, एडमिन पैनल में नहीं पढ़ रहे इन चीज़ों को। जैसे हमने एडिट के लिए बनाया, ऐसे डिलीट इमेज बना हुआ है, हम डिलीट प्रोडक्ट का भी बनाते हैं। ये एडिट वाले ही एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ एडिट में एडिट की जगह मैं डिलीट लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे। अब हम हमारे पास आईडी आएगी, अगर आईडी मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती तो रिडायरेक्ट कर दूंगा और मिल जाती है तो रिटर्न व्यू कर दूंगा। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया और एम्प्टी व्यू ऐड करूँगा, रेजर व्यू, और यहाँ पे डिलीट में एम्प्टी विदाउट मॉडल। ठीक है, इसमें मैं अपना कोड खुद लिखूँगा। आप जितनी डिटेल यहाँ पे शो करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। प्रोडक्ट के साथ उसके इमेजेस भी दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। जैसे आपका एडिट का मोड था, उसमें अपने फॉर्म की शक्ल में दिखाया, यहाँ फॉर्म की शक्ल में नहीं दिखाना बल्कि फॉर्म के बगैर दिखाना है। यहाँ पे देखें, मॉडल मेरे पास प्रोडक्ट होगा और डिलीटिंग प्रोडक्ट मॉडल डॉट टाइटल। प्रोडक्ट का जो भी टाइटल मैंने यहाँ दिखा दिया कि आप डिलीट कर रहे हैं। फिर मैं पैराग्राफ लगा देता हूँ। अब जैसा व्यू अच्छा बनाना चाहिए, जिस तरह बनाना चाहिए, सारे स्पेक्स शो करे, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ थोड़ा सा डाटा शो कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म ASP एक्शन डिलीट पे जाएगा, मेथड ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा और इनपुट ASP फॉर ID वैल्यू इज इक्वल टू मॉडल डॉट, बल्कि वैल्यू खुद ही उठा के इसमें डाल देगा क्योंकि मॉडल है। मैं इसको सिर्फ बता देता हूँ टाइप हिडन होनी चाहिए। अब इसके बदले में जो इनपुट जनरेट करेगा वो कुछ इस तरह से होगी। इनपुट उसमें टाइप तो इस तरह ही आ जाएगी, मैंने जो दे दी है टाइप हिडन, और नेम दे देगा इसका ID, वैल्यू दे देगा 1 या 2 या जो भी 3 होगी, ये इस तरह यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मैं एक सबमिट का बटन लगाता हूँ। सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट प्रोडक्ट। बस इतनी ये बात है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास ये मॉडल आ जाएगा। अब मॉडल वैलिड चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ आईडी देखनी है, आईडी आ रही है कि नहीं। अब ज़ाहिर है मेरे पास प्रोडक्ट के साथ उसके इमेजेस भी हैं, तो मैं यहाँ करूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट वेयर एम गोज़ टू एम डॉट ID इज इक्वल टू मॉडल डॉट ID डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट वार प्रोडक्ट। इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न नॉट फाउंड भी कर सकते हैं। वो 404 वाला आएगा, तो मैं 404 वाला पेज दिखाने के बजाय मैं इसको इंडेक्स वाले पेज पे ले जाता हूँ जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। और अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर इसको डिलीट करना है। कॉन्टेक्स्ट डॉट रिमूव प्रोडक्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट
प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के साथ कुछ इमेजेस भी होंगे, तो वो भी डिलीट करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जब तक चाइल्ड डिलीट नहीं होंगे पेरेंट तो डिलीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर चाइल्ड मौजूद है तो पेरेंट डिलीट ना हो, या आप कैस्केड कर सकते हैं कि पेरेंट डिलीट हो रहा तो चाइल्ड खुद ब खुद डिलीट हो जाए। ये चीज़ हम फिर डेटाबेस में सेट करेंगे, इसको सर्वर में भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम इसको बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ इमेजेस। इमेजेस वाली वो प्रॉपर्टी रखनी है जो इमेज की क्लास है, प्रोडक्ट इमेज। इसी तरह इस प्रोडक्ट के साथ कुछ इसके ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, फिर उन ऑर्डर्स के साथ ऑर्डर की डिटेल भी हो सकती है, और उन ऑर्डर के साथ क्लाइंट भी लिंक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। तो आप किस स्टेज पे प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं? जब उसका कोई ऑर्डर ना आया हो। अगर कोई एक ऑर्डर भी आ जाए तो फिर आपने प्रोडक्ट डिलीट नहीं करनी। असल में ये मास्टर रिकॉर्ड होता है, इनको हम कभी डिलीट नहीं करवाते। लेकिन चले हमने पढ़ने की हद तक पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसको डिलीट करा रहे हैं। सेव चेंजेस करने के बाद आप इंडेक्स वाले पेज पे ही इसको रिटर्न कर दें। रन करें। यह आ गया, मेरे यहाँ से प्रोडक्ट्स ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई, मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, ये मुझे यहाँ पे ले गया डिलीटिंग प्रोडक्ट नोकिया C1 2020 मॉडल, सम डिटेल है, जो भी मैंने डिटेल लिखी थी। क्या डिलीट करना चाहता हूँ? मैंने कहा यस। डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये देखें यहाँ से लिस्ट से ख़त्म हो गई, प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी है। तो डिलीट करने का प्रोसेस इतना ही था। अब हम आते हैं क्लाइंट साइड की तरफ। उससे पहले हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी होगी यहाँ पे, जो हम क्लाइंट साइड पे शो कर सकें। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐड करके दोबारा क्लाइंट साइड की तरफ आते हैं। अभी मैंने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स, फिर लैपटॉप और एसेसरीज। मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में आगे मैंने सैमसंग, हवावे, क्यो मोबाइल और नोकिया ये ऐड किए हैं। इसी तरह लैपटॉप में जाएं तो लैपटॉप में मैंने HP और डेल ऐड किए हैं। और एसेसरीज़ में जाएं तो एसेसरीज़ में हैंड फ्री, ब्लूटूथ हेडसेट, ग्लास प्रोटेक्टर और इसी तरह दूसरे आइटम आएंगे। अब इन हर आइटम के अंदर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, लेकिन तब मैं इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं चंद एक प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ ताकि क्लाइंट साइड पे शो करें और उसको आगे जो भी प्रोसेस है वो कर सकें उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने 8 प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। अ, इसके अलावा भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अभी इन्हीं को मैं देख के क्लाइंट साइड पे जाना चाह रहा हूँ। एक फ़ोटो के नाम से थीम है, वैसे मुख्तलिफ थीम्स आपको मिल जाती हैं। अब ये आप पे है कि आपने कहाँ से फाइंड करनी है। ये फ़ोटो थीम है, इसको कोड मैं आपको लोगों को दे दूँगा, प्रोजेक्ट के साथ अपलोड कर दूँगा। इसके अंदर ये इंडेक्स का पेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मेरे पास क्लाइंट साइड थीम है जिसमें ये कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, पेजेस और इस तरह चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स नीचे यहाँ पे शो भी हो रही हैं, इनकी प्राइस वगैरह और हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अभी इसी थीम को मैं अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ क्लाइंट साइड के लिए। तो यही पेज मैं ओपन करूँगा। ये पेज का HTML आ गया, मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने लेआउट बनाया हुआ है शेयर्ड में, एडमिन लेआउट। यहाँ पे वेब लेआउट के नाम से भी एक बना लेता हूँ, या वेबसाइट लेआउट के नाम से भी एक एम्प्टी करते हैं, बेशक कोई इशू नहीं। तो इसका नाम वो खुद ही दे देगा मेरे ख्याल में। हाँ, इसका नाम आप रखें यहाँ पे अंडरस्कोर वेबसाइट लेआउट। यहाँ पे मैंने वो HTML सारा पेस्ट कर दिया जो वहाँ से कॉपी किया था।
अब अगर इसी फाइल को मैं यहाँ ओपन किया हो मैंने, तो चेक करता हूँ कि कॉमन मेरा एरिया कौन सा होगा। ये टॉप वाली बार, ये वाला एरिया, ये मेन्यू, यहाँ तक कॉमन है। ये स्लाइडर सिर्फ होम पेज पे होगा, बाकी पेजेस पे नहीं होगा। कहीं ज़रूरत होगी तो दिखाऊंगा, लेकिन मोस्टली पेजेस पे नहीं होगा। मनी बैक गारंटी और ये सारा कुछ ये भी होम पेज पे होगा। इसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, होम पेज पे ही नज़र आएंगी। दूसरे पेजेस पे अलग अलग चीज़ होगी, किसी प्रोडक्ट की डिटेल होगी जो कुछ। लास्ट पे ये वाला एरिया है जो हर पेज पे नज़र आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी ग्लास कौन सी है। ये देखें, फुटर मिडल के नाम से ऊपर फुटर है, और ये बीच में मेन है, और उसके ऊपर हेडर है। अगर मैं मेन को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये देखें मेरे पास हेडर और फुटर बचता है। इसका मतलब है कि मेन ही वो एरिया है जो हर पेज पे चेंज हो रहा होगा। ये मेरे पास फुटर है, ये मेन है, और इसके ऊपर हेडर है। मेन के अंदर ये देखिए एक सेक्शन आ रहा है, ये मल्टी लाइन पे आ रहा है, इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ। इस मेन में आप देखेंगे ये आपके पास एक ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर के बाद आपके पास बॉक्स कंटेनर के नाम से कुछ चीज़ आ रही है। ये मुख्तलिफ यानी कि आपके पास आइटम आ रहे हैं इसके अंदर। मेन ये है, मेन ये खुद ही है। अच्छा, ये सारा मेन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कट। और जिस पेज पे भी मैं थीम लगाना चाहता हूँ, जैसे होम के इंडेक्स पे थीम लगाना चाह रहा हूँ मैं, होम के इंडेक्स पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके टॉप पे जाके बताऊंगा कि ये कौन से लेआउट को यूज़ करेगा। अभी मैंने लेआउट बनाया वेबसाइट लेआउट, तो ये वेबसाइट लेआउट को यूज़ करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसने अंडरस्कोर लेआउट को यूज़ करना है जो पहले से बना होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। वे स्टार्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि एडमिन लेआउट, पहले ये लेआउट था अंडरस्कोर लेआउट था, मैंने इसको एडमिन लेआउट कर दिया था, तो ये एडमिन लेआउट को ही यूज़ करेगा। तो अब वेबसाइट वाले जितने भी लेआउट हैं उनके ऊपर मुझे लिखना होगा लेआउट इज इक्वल टू अंडरस्कोर वेबसाइट लेआउट। इसने वेबसाइट लेआउट को यूज़ करना है, और जहाँ से मैंने ये कट किया वहाँ पे मैं रेंडर बॉडी रखूँगा, बाकी सारा एज इट इज़ होगा। अब मैं फाइलें जो इसमें मौजूद है उनको देखता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एसेट्स वाला फोल्डर है, ये आपने कॉपी करना है यहाँ से। आपके पास ये मौजूद है, एसेट को कॉपी करें यहाँ से, और अपने प्रोजेक्ट में डब्ल्यू रूट के अंदर थीम्स के अंदर पहले भी एक थीम कॉर के नाम से जो एडमिन थीम है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये क्लाइंट थीम होगी। एसेट का फोल्डर मैंने डायरेक्ट ही पेस्ट कर दिया। वैसे यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं फ़ोटो के नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और ये एसेट्स जो हैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ। हो गया। अब देखें कि आपके पास ये जहाँ भी लिखा होगा ना, मैं कंट्रोल एच करता हूँ कि जहाँ भी एसेट्स स्लैश लगा हुआ है वहाँ हमने क्या लिखना है। ये टिल्डा साइन स्लैश थीम्स वाले फ़ोल्डर में गया, उसके बाद फोटो वाले फ़ोल्डर में गया, उसके बाद एसेट्स स्लैश, यहाँ भी एसेट्स स्लैश है तो यहाँ भी एसेट्स स्लैश लिखा है मैंने। इंटायर सोल्यूशन नहीं, करंट डॉक्यूमेंट करना है और रिप्लेस कर दें। 17 जगहों पे ये रिप्लेस हो गया। अब बिल्कुल एंड पे जाके देख लें तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये सारा कुछ ठीक हो गया। ये कुछ कह रहा है कि बटन इसके अंदर नहीं रखना, खैर वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जितना काम है उसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। रन करते हैं। ये हमारे पास थीम शो हो गई।
और इसमें इमेजेस जो है ना इनका प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इमेज को देख लेते हैं, इमेज का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, कंसोल पे देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा, कंसोल पे नहीं है। नेटवर्क पे देखें और पेज को रिफ़्रेश करें। और ये XHR पे खड़ा है तो आप इसको आल पे लें। ये देखिए ये सारे रिक्वेस्ट इमेजेस पे गई लेकिन ये इमेज मिला नहीं, तो ये इमेजेस को ना यहाँ से ढूंढ रहा है। लोकलोस एसेट्स इमेज, लोकलोस से डायरेक्ट एसेट्स में जा रहा है। तो मैं कोई एक इमेज देख लेता हूँ, ये product1.jpg के नाम से, इसको कॉपी करता हूँ और मेरे ख्याल में मैं जो होम पेज पे लेके गया था इंडेक्स पे, यहाँ पे मैंने इमेजेस को रिप्लेस नहीं करवाया। हाँ यहाँ पे देखें ऐसे ही एज इट जा रहा है एसेट्स, इसकी जगह भी वैसा ही मैं रिप्लेस कराऊंगा जैसे उधर रिप्लेस करवाया था। ये 34 रिप्लेस हो गए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए प्रॉपर इमेजेस भी आ गए और सारा कुछ ठीक हो गया। मेन्यू वगैरह भी वर्किंग में है। बस उस पर क्लिक कर दिया, गलती से वो आगे चला गया तो उस चीज़ को भी हैंडल करेंगे। बहरहाल ये थीम हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई है। अब इन प्रोडक्ट्स की जगह पे मैं डेटाबेस से प्रोडक्ट्स उठा के दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये आ रही हैं। तो इसमें सेव अप टू, इसमें तो नहीं बल्कि मैं इसमें दिखाऊंगा। ऐसे प्राइस ये ओरिजिनल प्राइस है, इसको काट के इन्होंने ये दिखाई हुई है। वैसे आपस की बात है कि ये $49 में वैसे मिल रहा था और काट के 59 किया, तो प्राइस बढ़ी हुई है। ऊपर 30% ऑफ लगा हुआ है जो कि कम शुगर है, जबकि इधर प्राइस बढ़ रही है। चले खैर, ये तो HTML टेम्पलेट है। इसमें देखें कि आपके पास ये ऑप्शन है कि जितने आप ऐड करना चाहते हैं कार्ट में वो आप चूज़ करें, उसके बाद ऐड टू कार्ट करें। ये आपके पास आ जाता है कि आपने ऐड कर दिया या नहीं किया। कंटिन्यू, गो टू पेज, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये हम अपने प्रॉपर इनको इंटीग्रेट करेंगे। ये तो सिर्फ HTML में हो रहा है, लेकिन हम इसके साथ बैकएंड बनाएंगे प्रॉपर। अभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये देखिए हमारे पास ना फीचर्ड प्रोडक्ट्स है और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है। मैं फीचर प्रोडक्ट्स को फाइंड करता हूँ, ये फीचर प्रोडक्ट्स हैं और ये लेटेस्ट होगा, ये फीचर होगा। तो ये टैब बने हुए हैं, टैब में ये दो आइटम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कैटेगरीज दिखाना चाहते हैं या प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑप्शन ऐसा डाला हुआ कि प्रोडक्ट विद डिस्काउंट, प्रोडक्ट विद नॉर्मल प्राइसेस, इस तरह दिखाना चाहें, जैसे मर्जी दिखाना चाहें, दो टैब में दिखाना चाहें, फिर एक में दिखाना चाहें, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेज पे सारी प्रोडक्ट्स गेट करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा होम का इंडेक्स है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और गो टू कंट्रोलर करता हूँ। इसमें ये मेरे पास इंडेक्स का पेज है और ये मैं डेटाबेस को यूज़ कर रहा था। अब मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लूँगा डेटाबेस का। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है ये हम इंशाल्लाह थोड़ा और इसको कोर्स को कवर कर लें तो फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन उन चीज़ों पे जाऊँगा। अभी ये कि आप इतना समझ लें कि जैसे आपने कैटेगरी का बनाया और इसके अंदर देखें कि आपने ऊपर एक प्राइवेट वेरिएबल रखा, इधर भी आप इसी तरह होम कंट्रोलर में यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल रखें जो कि आपके DB कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर में उस चीज़ को लें और ऊपर जो प्राइवेट ऑब्जेक्ट रखा है उसको दे दें। ये आप यहाँ पे लें और जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तो अंडर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन दे रहा है। ठीक है, इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पे होम के इंडेक्स पे प्रोडक्ट्स को गेट करना चाह रहा हूँ विद दियर कैटेगरीज एंड प्राइसेस डिटेल। कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट इमेजेस भी रिक्वायर्ड है मुझे, तो इंक्लूड, फिलहाल इंक्लूड कर रहा हूँ, बाद में हम व्यू मॉडल बनाएंगे। इंक्लूड एम गोज टू एम डॉट
प्रोडक्ट इमेजेस भी इंक्लूड कर लिया हमने। इमेजेस पे अगर कर्सर लेके जाए तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस है ये। तो वैसे हमने यहाँ पे इमेज अपलोडर के नाम से बनाया हो, लेकिन ये तो ब्राउज़र से मिल लेने के लिए था ना। अब तो हम ब्राउज़र में वापस शो करवाने जा रहे, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है जिसके कि डेटाबेस में टेबल बना हुआ है। और साथ में इसके अंदर मैं इंक्लूड कर देता हूँ कैटेगरी को भी। और कैटेगरी के बाद ना कुछ कैटेगरीज के पेरेंट भी है, जैसे गैलेक्सी है, जैसे सैमसंग है, उसका पेरेंट जो है मोबाइल फ़ोन्स है। तो इस तरह मैं इसको देन इंक्लूड एम गोज़ टू एम डॉट पेरेंट डॉट टू लिस्ट वार प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स वापस भेज दें। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, गो टू व्यू करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं एट द रेट मॉडल डिफाइन करूँगा। मॉडल कौन सा है मेरे, आई न्यूमेरेबल ऑफ प्रोडक्ट। ये मेरे पास इंडेक्स से जो मैं मॉडल के अंदर भेज रहा हूँ यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, अब मैंने इनमें शो कराना है इसको। तो फीचर्स प्रोडक्ट्स, ये बस इधर फीचर प्रोडक्ट और ये लिखा रहे एज इट इज़। और या अगर आप दो ग्रुप करना चाहें तो इस फीचर के नाम से वहाँ पे रख दें एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में। और जब यहाँ प्रोडक्ट्स हैं तो देखें जो जो फीचर्स हैं वो आप दूसरे टैब में उन पे लूप लगाएं, और जो फीचर नहीं है वो पहले टैब में लूप लगा दें। अभी मैं इस वक्त इन दोनों को इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपके पास ओरिजिनल कोड भी महफूज रहे, और इन दोनों के जगह पे मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पे। और इसको नाम देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, अवेलेबल प्रोडक्ट्स कह देता हूँ। और इसी तरह इसके अगेंस्ट जो ये आईडी दी हुई है, इसी आईडी के नाम से फिर जब प्रोडक्ट टैब, तो ये एक बना हुआ है टैब जो इसके अगेंस्ट बना हुआ है, ये आ गया। और ये दूसरा एक टैब है, इस दूसरे को मैं कमेंट कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट किया था। अब ये मेरे पास पहला आ गया। पहले में भी आप अगर देखें तो इसको मैं क्लोज़ करूँ तो ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं सारी। इनमें मैं बाकी सारी कमेंट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ पहली रहने देता हूँ क्योंकि पहली को ही मैंने आगे यूज़ करना है। अच्छा, या HTML वाले कमेंट कर देता है, HTML वाले ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मैं C# वाले करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एंटर करूँगा और इसको क्लोज कर लेते हैं। ये सारी डिव यहाँ पे डॉट एट द रेट डॉट, तो ये सारा कमेंट हो गया बीच वाला। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे फॉर ईच का लूप लगाता हूँ। फॉर ईच फॉर एटम या प्रोडक्ट इन मॉडल से एक एक ऑब्जेक्ट उठाया और यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे मैंने वही पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं चीज़ें रिप्लेस करूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले देखें ये इमेज आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखें @atom डॉट इमेजेस। अच्छा, इमेजेस को इंक्लूड किया हमने, पहले ये देख लें। जी, इंक्लूड किया हुआ इमेजेस डॉट सेलेक्ट, उसमें से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि एक इमेज भी ना हो, तो उसमें से मैं सिर्फ इमेज की URL ले रहा हूँ। इमेज URL डॉट फर्स्ट डिफ़ॉल्ट, जो पहला इमेज अपलोडेड है वो दिखा दें। और ये मैंने बताया था कि अगर टिल्डे साइन ऐड कर देता है तो फिर आप URL डॉट कंटेंट
इसको लिखेंगे। अब ये फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट नल भी हो सकता है। जब नल होता है तो यूआरएल कंटेंट में आप नल कोई भी चीज़ भेजते हैं तो ये एक्सेप्शन देता है। उसके लिए यहाँ पे ना एक डबल क्वेश्चन मार्क लगाएं और आगे ब्लैंक स्ट्रिंग दे दें, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये नल आता है, ये नल नल के लिए हमने लगाए कि इनका मतलब ये होता है कि लेफ़्ट वाली चीज़ नल है तो राइट वाली मतलब आंसर में वापस भेज दें। तो जब ये फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट नल होगा तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग भेज देगा, नल नहीं जाएगा, ताकि एरर ना आए। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप इसको लिखते हैं मेगा ऑफर, कुछ भी लिखते हैं। अब कितने परसेंट ऑफ है, ये ऑफ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास एटम डॉट इसकी प्राइस है और दूसरी मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस है। तो मैं देखता हूँ कि प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस कितने परसेंट डिस्काउंटेड प्राइस लेस है, इसकी परसेंटेज निकालनी है मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी जो प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस उसको डिवाइड करूँगा एटम डॉट प्राइस पे। मैं चेक कर लेता हूँ फ्लोट है, हाँ फ्लोट है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ। तो ये मेरे पास ना प्राइस आ जाएगी जितने पे वो मतलब जितनी प्राइस डाउन हुई है। क्विक व्यू में हम प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएंगे, अभी हमने डिटेल कोई ख़ास डाली नहीं तो उस वजह से उस पर नहीं जाते। ये कैटेगरी का नाम है, यहाँ हमने कैटेगरी दिखानी है @atom डॉट कैटेगरी डॉट नेम, कैटेगरी का नाम यहाँ दिखा दिया। प्रोडक्ट का शॉर्ट नेम, तो हमारे हमने एक ही नाम रखा हुआ है, इसमें हो सकता है प्रोडक्ट का शॉर्ट और लॉन्ग नेम दोनों रखे हों, मेरे पास एक ही नेम है टाइटल के नाम से। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ओल्ड प्राइस है और आगे प्रोडक्ट प्राइस। ओल्ड प्राइस में यहाँ मैं RS लगा देता हूँ, मेरे पास रुपीज़ में प्राइस आ रही है। तो इसके बाद यहाँ पे एटम डॉट प्राइस, ओल्ड प्राइस ये वाली है, और यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहाँ पे RS एटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आ गया है टू कार्ड का ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेव किया और रिफ्रेश किया। ओपन हो रहा है और थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट में ये आ गया क्विक व्यू, ये A8S है, 85 का था और इस वक्त 73 का मिल रहा है। इसी तरह ये बाकी भी देखेंगे आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो आपने ऐड की थी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इसमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम आई है क्योंकि ये थोड़ा सा फ़र्क है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फ़र्क शो कर रहा है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। क्या हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ये वाली, इसमें हमने कहा डिस्काउंटेड प्राइस इनटू टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज में निकल आएगा। लेकिन कितने परसेंट हो, इससे हमें -1 करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 200 की एक प्रोडक्ट है जो 180 की हो चुकी है, 200 की 180 में है, तो 100 वाली होती तो 90 की होती, यानी 10% डिस्काउंट है इस पर। तो ये मैं 200 पे डिवाइड करता हूँ, जो इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस, तो आपके पास ये 0.9 आ गया। 0.9 में इस वक्त ये बिक रही है, और आप इसमें -1 करें अगर, तो ये आपको बताएगा 0.01% आ जाएगा कि इसको पॉइंट, इसको मैं
100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये -10% डाउन हुई है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई तो किया लेकिन इससे -1 नहीं किया, तो यहाँ से -1 करते हैं और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या नज़र आता है। यहाँ पे देखिए ये इस वक्त तो -12%, -5%, -6%, और पॉइंट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिजिट शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट शो करे, तो उसके लिए भी, और दूसरा एक माइनस स्टार्ट में लगा था ये ख़त्म कर दें, क्योंकि ये माइनस तो खुद ही दिखाएगा यहाँ पे। अब इसके साथ एक और ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे ब्रैकेट एंड करें और ब्रैकेट के अंदर आ जाएं। अब इसको मैंने करना है टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होगा तो फॉर्मेट इसे रखना 0.00, यानी कि इशारिया के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आना चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि नलेबल है, नलेबल है तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। आपको पता है कि वैल्यू तो इसकी लाजमी आ रही है, या आप लिखते हैं डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग, लेकिन ये आपने वैल्यू तब लिखना होता है जब आपको यकीन होगा कि यहाँ से आपके पास जो प्राइस आएगी वो मतलब आ रही होगी। और ये सब तब होगा ये सारा अगर डिस्काउंटेड प्राइस आ रही है। तो यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ आइटम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस डॉट हैज़ वैल्यू, अगर डिस्काउंटेड प्राइस डली हुई है तो फिर ये आना चाहिए, अगर ये आना ही नहीं चाहिए। अब रिफ़्रेश करें, ये देखें -5.48, टू डिजिट में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया। और ये स्लाइडर भी काम कर रहा है इसके साथ, और ये ऐड टू कार्ट भी काम कर रहा है इसके साथ। ये देखें नोकिया 2.1 लिखा है, मुझे यहाँ पे वही नोकिया 2.1 और सारा कुछ वैसा ही शो किया जैसा है। तो यहाँ तक ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये ऐड टू कार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। जितनी क्वांटिटी आप लेके जा रहे हैं वो क्वांटिटी यहाँ भी आपको शो होगी। इस वक्त ये फिक्स टू शो हो रहा है, यहाँ जितने मर्जी ऐड कर दें फिक्स ही शो करता है। इसको डायनामिक करना है, और ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लेके फिर हमने मतलब जो उसने ऐड की होगी इनको लेके हमने आगे ऑर्डर प्रोसेस करना है। एडमिन ऑर्डर रिसीव करेगा, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी वो करेगा। बीच में पेमेंट का आएगा कि किस वे से पेमेंट करनी है। अगर कैश करनी है तो फिर तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ कैश में ले लेना है कि ऑप्शन के यूज़र कैश में पेमेंट करेगा। अगर वो मतलब ऑनलाइन करना चाहता है, जैसे पेपाल होता है या कोई क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसको देखेंगे कि उसको हम यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल फर्स्ट टाइम में कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह लेक्चर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।